नमस्कार, सुप्रभात, आदाब। बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड के एक और नए एपिसोड में मैं संदीप भट्ट आप सभी का स्वागत करता हूं। वैसे इस कार्यक्रम के माध्यम से एक बात अब तक हम अच्छी तरह से समझ चुके हैं कि पैसा कमाना भले ही आसान हो, लेकिन नाम कमाने के लिए जिंदगी को हर तरह के रास्तों से गुजरना पड़ता है। ये ऐसे रास्ते होते हैं जहाँ कभी फूल होते हैं तो कभी कांटे, कभी धूप होती है तो कभी छांव, और अंत में जीत उन्हीं की होती है जो बिना घबराए इन पर आगे बढ़ते जाते हैं। आज ही के दिन यानी 29 जनवरी वर्ष 1954 में एक ऐसी ही महिला का जन्म हुआ था जिसने उन हालातों का भी सामना किया जहां पहुंचकर या तो लोग जीने नहीं देते या फिर खुद व्यक्ति का आत्मविश्वास कमजोर पड़ जाता है। लेकिन हुनर और काबिलियत एक दिन में पता नहीं चलते हैं। हम बात कर रहे हैं जीवन में ऐसे ही कई उतार चढ़ावों का सामना करने वाली ओपरा गेल विनफ्रे की। I wanted to be Mary Tyler Moore. I wanted to be Mary. I wanted to live where Mary lived. I wanted Mr. Grant in my life. I wanted my boss to act like that. I wanted Ted. I have a great job, as most of you all know. One of the best parts about it for me is meeting so many interesting, talented, smart people, particularly women people. सुना आपने इस आवाज को? हालांकि ये आपके लिए नई आवाज नहीं है, लेकिन हमारा मकसद सिर्फ इनके हुनर की एक झलक से आपको रूबरू करवाना है। ये ओपरा की अपनी स्टाइल का ही तो जादू है कि उन्हें 20वीं सदी की सबसे अमीर अफ्रीकन अमेरिकन होने के साथ साथ अमेरिकी इतिहास के सबसे प्रभावशाली व्यक्तित्व में शुमार किया जाता है। वैसे इनका असली नाम ओरफा विनफ्रे था, जो कि एक बाइबल कैरेक्टर से लिया गया था। ऑडियो हो या फिर वीडियो, ओपरा विनफ्रे आज भी मीडिया की पहली पसंद है। उनके बात करने का तरीका, विषय की गहराई को टटोलने की काबिलियत सामने वाले को वक्त का एहसास ही नहीं होने देती। दर्शक तो दर्शक, स्टूडियो में इनके साथ मौजूद गेस्ट भी कभी कभी इनके साथ उन बातों को शेयर कर जाते हैं जो शायद उन्होंने कभी किसी को ना बताई हो। वर्ष 1986 से वर्ष 2011 तक उनके द्वारा होस्ट किए जाने वाला कार्यक्रम ओपरा विनफ्रे शो बहुत से पुरस्कारों के साथ साथ इतिहास के सबसे अधिक लोकप्रिय कार्यक्रमों में शामिल है। विनफ्रे की लोकप्रियता के कारण ही उन्हें अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम और हार्वर्ड विश्वविद्यालय द्वारा डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है। It's really difficult to wrap your brain around it. I've watched other people receive it. I watched Maya Angelou receive hers and Sidney Poitier, and never even imagined that I would even ever be considered. It's not the kind of thing that you grow up, I hope I get the Medal of Freedom. So when I received the call from the president himself, saying that this really, the work that you have done, we respect and want to honor you for it. विनफ्रे का जन्म मिसिसिपी में एक बेहद ही गरीब परिवार में हुआ था। हालात ऐसे थे कि ना ही पेट भर खाने को होता था और ना ही शरीर ढकने के लिए सही कपड़े। कई बार तो विनफ्रे ने आलू के बोरे से अपने कपड़े तैयार किए थे, जिस कारण आसपास के बच्चे उन पर हंसते और तरह तरह की बातें बनाते। लेकिन एक बात जो अच्छी हुई थी वो ये कि इनकी नानी ने इन्हें बचपन से ही पढ़ने की ओर प्रोत्साहित किया और इसलिए वो विनफ्रे को चर्च ले जाने लगी। चर्च में इनकी बाइबल पढ़ने की योग्यता को देखकर ही सभी ने इन्हें नाम दिया द प्रीचर। विनफ्रे की उम्र अब 6 साल थी जब उन्हें उनकी मां के साथ रहने का मौका मिला, लेकिन वो प्यार, वो दुलार शायद कभी नहीं मिला जो एक बच्चा अपनी मां से चाहता है। इसकी वजह कहीं ना कहीं काम के कारण वक्त ना मिल पाना भी थी। कुछ समय बाद आर्थिक परेशानियों के कारण विनफ्रे को उनके पिता वर्नन के पास रहने के लिए भेज दिया गया। पिताजी थोड़े सख्त मिजाज के थे, लेकिन फिर भी उन्होंने विनफ्रे को अच्छी तालीम के लिए प्रेरित किया। उनकी वजह से वो स्कूल जाने लगी और धीरे धीरे सभी की चहेती बन गई। यहाँ इन्होंने अपनी अभिव्यक्ति क्षमताओं यानी स्पीच स्किल्स के चलते कई पुरस्कार जीते और साथ ही विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए स्कॉलरशिप भी। कॉलेज के दौरान ही विनफ्रे का आकर्षण कम्युनिकेशन की तरफ हुआ और उन्होंने लोकल रेडियो स्टेशन पर बतौर न्यूज रीडर काम करना शुरू कर दिया। काम के बावजूद वो हमेशा ही पढ़ने लिखने में अव्वल रही। वैसे जिस वक्त विनफ्रे ने लोकल मीडिया में काम करना शुरू किया तो वो वहां सबसे कम उम्र की और पहली अश्वेत महिला न्यूज एंकर थी। वर्ष 1983 में विनफ्रे ने शिकागो के WLS टीवी को ज्वाइन किया। उन्हें यहां सुबह 6 बजे प्रसारित होने वाले टॉक शो AM शिकागो को होस्ट करने का मौका मिला। इनका पहला एपिसोड 2 जनवरी 1984 को ऑन एयर हुआ था।
इस शो को लोगों ने न सिर्फ इसके कंटेंट के लिए पसंद किया, बल्कि इसकी लोकप्रियता को बढ़ाने में विनफ्रे की मौजूदगी भी महत्वपूर्ण रही। कुछ ही दिनों में इस शो की वजह से टीवी चैनल ने पहले से 40 गुना अधिक रेवेन्यू जनरेट करना शुरू कर दिया। The Naked and the Dead, Barbary Shore, The Deer Park, Marilyn, The Executioner Song, Women and Their Elegance, Ancient Evenings, Tough Guys, Don't Dance. Ladies and gentlemen, the author behind these titles and so many more, Norman Mailer. It's good to have you here. You know, we've been talking about how to be a winner at Love this morning, and a man who is in his 6th marriage now. I want to ask you, how do you be a winner at Love? शो की बढ़ती लोकप्रियता को देखते ही इसका नाम बदलकर ओपरा विनफ्रे शो कर दिया गया और इसकी अवधि आधे घंटे से बढ़ाकर 1 घंटे कर दी गई। 8 सितंबर 1986 से इस शो का प्रसारण पूरे राष्ट्र में किया जाने लगा। इस शो का आखिरी प्रसारण 25 मई वर्ष 2011 में किया गया था, लेकिन इस शो ने वर्ष 1993 में रेयर प्राइम टाइम इंटरव्यू में आवाज और डांस के बादशाह माइकल जैक्सन को शामिल किया था, जो कि अमेरिकन टेलीविजन इतिहास में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला इंटरव्यू शो था। Good evening. I'm Oprah Winfrey, bringing you a world-exclusive interview with the most elusive superstar in the history of music, Michael Jackson. How nervous are you right now? I'm not nervous at all, actually. You really aren't? No, I never get nervous. You don't? No. No, not even for your first interview and it's live around the world? I thought you'd be a little nervous, but that's great, because if you're not nervous, I won't be nervous. विनफ्रे ने कभी अभिनय नहीं किया था, लेकिन इस दुनिया से इन्हें बेहद ही लगाव था। इसीलिए वर्ष 1986 में इन्होंने अपनी प्रोडक्शन कंपनी हार्पो प्रोडक्शन को शुरू किया, जहां से फिल्म प्रोडक्शन के साथ साथ मैगजीन प्रकाशन भी किया जाने लगा। बचपन में विनफ्रे ने जिस तरह के हालातों का सामना किया था, उससे प्रभावित होकर ही इन्होंने एक नेशनल कैंपेन की शुरुआत की थी, जिसे उन्होंने नेशनल चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट के तहत यूएस न्यायालय में पेश किया और वर्ष 1993 में राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने इसे ओपरा बिल के नाम से साइन किया था। इसके तहत प्रताड़ित अथवा लावारिस बच्चों को सरकारी व गैर सरकारी संस्थाएं जरूरी सुविधाएं मुहैया करवाती हैं। वर्ष 2000 में ओपरा एंजल नेटवर्क ने यूज योर लाइफ अवार्ड की शुरुआत की। $1 लाख का यह अवार्ड उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने अपने कामों से दूसरों की जिंदगी को आगे बढ़ाने में मदद की है। Learning how to live a life of passion, that if you follow your heart's desire and your passion, that your passion will lead you to your purpose. This is what I know for sure, and that every person who is born has a calling, and it's your real job in life to figure out what that calling is. And that calling will be that heart's desire, that thing that burns inside you that says, yes, I can, and I love this, and this gives me my juice, this makes me feel alive. The thing that makes you feel most alive is the thing that you are to give back to the world. And every person is here to offer what they have to the rest of the world. उनका शो न सिर्फ अमेरिका बल्कि करीब 140 देशों में पहली पसंद बनकर उभरा था। मीडिया के साथ साथ विनफ्रे ने हमेशा से ही सामाजिक क्षेत्र में भी अपने आप को शामिल रखा है, जिसकी बड़ी वजह खुद उनकी आप बीती भी है। जो उनके साथ हुआ वो और किसी बच्चे के साथ ना हो, इसी मकसद के साथ वो आज भी लोगों के बीच लोकप्रिय बनी हुई है। ओपरा विनफ्रे के हौसलों को सलाम करते हुए आज हमारी पूरी टीम की तरफ से इन्हें जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। भारतीय खेल और खिलाड़ी हमेशा से ही विश्व पटल पर अपनी छाप छोड़ते रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आज भी उन्हें कई परेशानियों से जूझना पड़ता है। इसीलिए वो खेल को एक करियर के तौर पर कम, एक शौक के तौर पर ज्यादा पसंद करते हैं। जबकि यदि इन खेलों को बढ़ावा दिया जाए तो वो दिन दूर नहीं जब ओलंपिक्स में जाने के लिए हमारे पास गिने चुने नामों की जगह खिलाड़ियों के नामों की एक लंबी फेहरिस्त हुआ करेगी। आज ही के दिन राजस्थान के जैसलमेर में जन्मे राज्यवर्धन सिंह राठौर एक ऐसा ही नाम है जिन्हें देश के कुछ गिने चुने बेहतरीन खिलाड़ियों में शुमार किया जाता है।
इन्होंने अपने करियर की शुरुआत भारतीय सेना से की थी। यहां तक पहुंचने के लिए राज्यवर्धन ने प्रशिक्षण लिया था नेशनल डिफेंस एकेडमी से। वर्ष 2002 में मैनचेस्टर में हुए कॉमनवेल्थ खेलों में राठौर जी ने 200 में से 192 सटीक निशाने लगाकर न सिर्फ रिकॉर्ड बनाया बल्कि देश को स्वर्ण पदक भी दिलाया। ये रिकॉर्ड आज तक बरकरार है। वर्ष 2004 में सिडनी और 2006 में कायरो में हुई विश्व निशानेबाजी प्रतियोगिताओं में राठौर जी ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया और दुनिया के समक्ष भारतीय पारखी नजर की मिसाल पेश की। वर्ष 2006 में मेलबर्न में हुए कॉमनवेल्थ खेलों में अपने टाइटल को बचाते हुए इन्होंने एक बार फिर से स्वर्ण पदक प्राप्त किया। उन्होंने ये मेडल अपने साथी मुराद अली खान के साथ प्राप्त किया। वहीं विक्रम भटनागर के साथ उन्हें मिला रजत पदक। वैसे भारतीय खेलों में राठौर जी का नाम उस वक्त रोशनी में आया जब इन्होंने वर्ष 2004 में एथेंस ओलंपिक्स में देश को रजत पदक दिलाया था। वर्ष 2006 में स्पेन वर्ल्ड चैंपियनशिप में इन्होंने कांस्य पदक जीतकर अपना नाम विश्व के 12 बेहतरीन शूटर्स में शामिल किया। राज्यवर्धन की शूटिंग स्किल्स की जितनी तारीफ की जाए शायद कम होगी और इन्होंने अपने इसी हुनर के दम पर देश को बेहतरीन निशानेबाज नागरिक भी दिया है। वर्ष 2003 में राठौर जी विश्व में तीसरी रैंक पर कब्जा कर चुके थे, जबकि उसके बाद वर्ष 2004 में कुछ समय के लिए पहले और फिर दूसरे स्थान पर काबिज रहे। वर्ष 2003 में विश्व चैंपियनशिप प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीतकर इन्होंने करीब 40 साल बाद देश को गौरवान्वित होने का मौका दिया था। इससे पहले देश की तरफ से वर्ष 1962 में कायरो में हुई विश्व चैंपियनशिप में करणी सिंह ने रजत पदक जीता था। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आज भी हमारा देश खेल और खिलाड़ियों के मामले में कहां है। कमी देश की प्रतिभा में नहीं है, बल्कि आज जरूरत है इन्हें खोजने की। वर्ष 2006 में दोहा में हुए एशियन खेलों में भी राठौर साहब ने व्यक्तिगत तौर पर कांस्य पदक हासिल करने में कामयाबी प्राप्त की थी। इस तरह वर्ष 2002 से 2006 के मध्य राठौर जी ने 25 अंतर्राष्ट्रीय मेडल देश को प्रदान किए। See, I have a personal belief, a very strong belief that in one life that we all get, we can do some things for ourselves, but we must do a lot of things for others. That's a complete life. And to bring about positive changes in the sporting environment that I have lived in, I think would be a very positive service for me, in a sense of returning something back to the sport. So it's not for any other reasons, but just to make things easier for those who want to follow in the footsteps later. इनके प्रभावशाली खेल के लिए ही इन्हें वर्ष 2004-2005 के सर्वोच्च खेल पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से विभूषित किया गया, जबकि वर्ष 2003-2004 के लिए राठौर जी को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भारत सरकार ने भी इनकी निशानेबाजी की तारीफ करते हुए इन्हें चौथे सर्वोच्च भारतीय नागरिक सम्मान पद्मश्री से नवाजा है। आज पूरे देश को राज्यवर्धन सिंह राठौर और उनके खेल पर नाज है और साथ ही हम सभी की ओर से उन्हें जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। और अब बात एक ऐसे शख्स की जिन्हें 18वीं सदी के सबसे अधिक लोकप्रिय लेखकों में गिना जाता है। समाज में धर्म के स्थान पर आधारित द एज ऑफ रीजन, फ्रेंच रेवोल्यूशन से आत्मरक्षा पर आधारित राइट्स ऑफ मैन और ब्रिटिश साम्राज्य से आजादी पर आधारित मोस्ट फेवरेट व फेमस कॉमन सेंस ऐसे ही कुछ लेख हैं जिन्होंने इनके नाम को आज भी लेखनी के इतिहास में जिंदा रखा हुआ है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आज ही के दिन वर्ष 1737 में इंग्लैंड में जन्मे थॉमस पेन की। ये उन शख्सियतों में से हैं जिन्हें फॉर्मल एजुकेशन भी ढंग से नहीं मिली, लेकिन इसके बावजूद उन्हें बुद्धिजीवी वर्ग में शामिल किया जाता है। बचपन में इन्हें ना ही सही लिखना आता था और ना ही पढ़ना, लेकिन फिर भी किसी तरह कुछ थोड़ा बहुत सीखकर इन्होंने 13 साल की उम्र में अपने पिता के साथ काम करना शुरू कर दिया। कुछ समय बाद थॉमस को एक्साइज में ऑफिसर की नौकरी मिल गई। अंत में इनका मन नौकरी से हट गया
और इंग्लैंड में उनकी जिंदगी सिर्फ असफलता का आईना बनकर रह गई। पर जो हार जाए वो जिंदगी कैसी, बस यही सोचकर वर्ष 1772 में इन्होंने द केस ऑफ द ऑफिसर ऑफ एक्साइज नाम से एक 21 पेज का आर्टिकल प्रकाशित किया। राजनीतिक गलियारों को छूते इस लेख की थॉमस ने सांसदों और आम नागरिकों के बीच करीब 4000 प्रतिलिपियां वितरित की, जिसके तहत इन्हें एक्साइज ऑफिसर के पद से निकाल दिया गया। ये दिन शायद अब तक की उनकी असफल जिंदगी का एक बेहतरीन दिन था, क्योंकि इसी के बाद थॉमस की मुलाकात बेंजामिन फ्रैंकलिन से हुई। In London, Paine's appeals on behalf of underpaid civil servants caught the attention of Benjamin Franklin, who was there as an agent for several colonies. After meeting Paine, Franklin recommended him as an ingenious, worthy young man and sponsored his immigration to America. बस फिर क्या था, 30 नवंबर वर्ष 1774 को थॉमस अमेरिका पहुंच गए। इस दौरान थॉमस ने बहुत से विषयों पर अपनी कलम की धार को मजबूत बनाया, लेकिन इसके लिए अपने सूडोनेम यानी छद्म नाम का इस्तेमाल किया था। थॉमस के शुरुआती लेखों में से एक लेख अफ्रीकन अमेरिकन की स्थिति पर आधारित था। ये लेख इन्होंने जस्टिस और ह्यूमैनिटी सेक्शन के तहत अफ्रीकन स्लेवरी इन अमेरिका नाम से लिखा था। अमेरिका में हुए गृह युद्ध के समय थॉमस ने बतौर वॉलंटियर काम किया और सिपाहियों की हौसला अफजाई के लिए 16 पन्नों का आर्टिकल क्राइसिस लिखा, जो कि वर्ष 1776 से 1783 तक अस्तित्व में रहा। इस तरह अपने योगदान के कारण ही इन्हें पेंसिल्वेनिया की जनरल असेंबली में क्लर्क का पद दिया गया, जहां इन्होंने जाना कि अमेरिकी सैनिकों की खराब स्थिति का कारण उनका कम वेतन व खाने पीने की अनुपलब्धता है। इसीलिए उन्होंने इसे बढ़ाए जाने की मांग की। वर्ष 1787 में वो एक बार फिर से इंग्लैंड आ गए और फ्रेंच रेवोल्यूशन से प्रभावित हुए। उन्होंने इसे सपोर्ट करने के लिए ही वर्ष 1791 में राइट्स ऑफ मैन आर्टिकल लिखा था, जिसे ब्रिटिश सरकार ने प्रतिबंधित कर दिया और कुछ दिनों बाद थॉमस को भी कारावास भेज दिया गया। लेकिन फ्रेंच रेवोल्यूशन में अपने सहयोग के लिए इन्हें बाद में ऑनररी सिटीजन ऑफ फ्रांस का सम्मान दिया गया। वर्ष 1802 से 1803 के दौरान थॉमस फिर से अमेरिका आए, सिर्फ और सिर्फ अपने काम को एक बार फिर से लय प्रदान करने के मकसद से, जिसके बाद इनका प्रभाव पूरी दुनिया पर एक क्रांतिकारी एवं प्रेरणादायक लेखक के तौर पर हुआ। वर्ष 1802 से 1803 के दौरान थॉमस फिर से अमेरिका आए, सिर्फ और सिर्फ अपने काम को एक बार फिर से लय प्रदान करने के मकसद से, जिसके बाद इनका प्रभाव पूरी दुनिया पर एक क्रांतिकारी एवं प्रेरणादायक लेखक के तौर पर हुआ। ताउम्र आजादी का सपना देखने वाले थॉमस पेन जून 1809 में इस दुनिया से रुखसत हो लिए और अपने पीछे छोड़ गए वो फलसफा जिसे कई मुल्कों ने अपनी आजादी के हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया। आज समस्त विश्व थॉमस पेन और उनके विचारों को सलाम करता है। वैसे बात अगर इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया की करें तो उसमें से सबसे खास आविष्कार जो आपको नजर आएगा वो है लंबे समय तक चलने की क्षमता रखने वाली एल्कलाइन बैटरी, जिसे आज ज्यादातर डिवाइसों जैसे कैमरा, कंप्यूटर गेम्स आदि में इस्तेमाल किया जा रहा है। इस बैटरी के बिना डिवाइस की कार्य क्षमता किसी काम की नहीं रहेगी, लेकिन जिस बैटरी को हम अपने जीवन में इस कदर शामिल कर चुके हैं, क्या उतने ही अच्छे से हम उसके आविष्कारक को भी जानते हैं? अगर नहीं तो अब जान लीजिए, क्योंकि कार्यक्रम की ये हस्ती कोई और नहीं बल्कि दुनिया की पहली एल्कलाइन बैटरी बनाने वाले लुइस फेडरिक हैं। फेडरिक का जन्म आज ही के दिन वर्ष 1927 में कनाडा के ओंटारियो शहर में हुआ था। फेडरिक ने अपने करियर की शुरुआत कैनेडियन आर्मी से की और बाद में टोरंटो विश्वविद्यालय में दाखिला ले लिया। यहां से इन्होंने केमिकल इंजीनियरिंग में बैचलर्स डिग्री प्राप्त की और कैनेडियन नेशनल कार्बन कंपनी में बतौर डेवलपमेंट इंजीनियर काम करने लगे। यहाँ पर पहले की तुलना में लंबे समय तक चलने वाली बैटरी की मांग तेजी से होना शुरू हुई। पहले की बैटरियों में इलेक्ट्रिक सेल्स का इस्तेमाल किया जाता था, जो कि रासायनिक अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप विद्युत पैदा करती थी, जबकि फेडरिक ने इससे बेहतर विकल्प तैयार करने की ठान ली। उन्होंने बहुत से प्रकार के पदार्थों पर अध्ययन किया ताकि बैटरी की क्षमता को लंबे समय तक बढ़ाया जा सके।
अंत में उन्होंने पाया कि जिंक और मैंगनीज डाइऑक्साइड इलेक्ट्रोड्स के साथ इलेक्ट्रोलाइट माध्यम और कंडक्टिंग पदार्थ के रूप में एल्कलाइन पदार्थ का इस्तेमाल करके इस समस्या को हल किया जा सकता है। फेडरिक ने इस बैटरी को डिस्क का आकार देने की बजाय सिलेंडर का आकार दिया और फिर इन्हें कुछ खिलौनों में इस्तेमाल किया, जिसके बाद देखा गया कि इन एल्कलाइन बैटरीज की मदद से कार व दूसरे खिलौने लंबे समय तक चल सकते हैं। बस फिर क्या था, कंपनी को उनका आइडिया पसंद आया और जल्द ही इसे अमल में लाया जाने लगा। वर्ष 1959 में फेडरिक ने एल्कलाइन बैटरी दुनिया के सामने पेश की। आज फेडरिक द्वारा बनाई गई एल्कलाइन बैटरी को और भी बेहतर बनाया जा चुका है, जिसके साथ उनकी क्षमता पहले से 40 गुना से अधिक हो चुकी है। लेकिन जब कभी भी बात एल्कलाइन बैटरी के अस्तित्व की होगी तो वहां पहला नाम फेडरिक का ही होगा। फेडरिक ने अपने करियर के दौरान करीब 51 पेटेंट्स अपने नाम किए थे, जिनमें लिथियम बैटरी भी शामिल है। उनके द्वारा बनाई गई पहली प्रोटोटाइप बैटरी आज भी वॉशिंगटन स्थित नेशनल म्यूजियम ऑफ अमेरिकन हिस्ट्री में संरक्षित है। लुइस फेडरिक अब भले ही हमारे बीच नहीं है, लेकिन आज भी बैटरी के रूप में उनके योगदान के साथ उनकी उपस्थिति को महसूस किया जा सकता है। हमारी तरफ से लुइस फेडरिक को तहे दिल से शुक्रिया। अब अपने दोस्त संदीप भट्ट को दीजिए आज के इस एपिसोड को यहीं पर समाप्त करने की अनुमति। नमस्कार। मैं बनना चाहूं जैसा पर शायद सपनों में, मैं उड़ना चाहूं जैसा पर शायद सपनों में। सपनों की है उड़ान, काटे बदले फूल समान, रोक न पाए वो मुझको मुट्ठी में मेरी है आसमान। इस कार्यक्रम के कार्यकारी निर्माता जैनेंद्र